ए ब्यूटीफुल माइंड बुक जॉन नैश जूनियर के मैथमेटिकल जीनियस, मेंटल इलनेस एंड मिराकुलस रिकवरी और सक्सेस की अट्रैक्टिव स्टोरी है। कई लोगों की तरह ही जॉन नैश जूनियर की फैसिनेटिंग स्टोरी के बारे में मैंने तब जाना जब ए ब्यूटीफुल माइंड मूवी देखी। फिल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी, लेकिन कहानी ऐसी थी कि जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। जॉन नैश बहुत ही ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका एंटीसोशियल बिहेवियर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उनके जिन सहयोगियों ने उन्हें परेशानी में देखा था, वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि वो खुद का एक अलग नाम बनाने जा रहे थे। दुख की बात है कि जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ रहा था, उनका व्यवहार अधिक इरेटिक और ऑब्सेसिव होता गया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के बाद उनकी दुनिया बिखर सी गई। ए ब्यूटीफुल माइंड नॉवल मैथमेटिशियन जॉन नैश की उनकी बीमारी के साथ दशकों तक चली लड़ाई और उनके उससे रिकवर होने को डिस्क्राइब करता है। ऑथर सिल्विया नासर हमें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के दिमाग से रूबरू कराती है, जो अपनी उस इनेबिलिटी से टॉर्चर्ड होता है, जिसमें वो पैरानोया यानी मानसिक उन्माद और रियलिटी के बीच अंतर नहीं कर पाता। जॉन नैश की लाइफ को हम 3 सबसे दिलचस्प पार्ट्स के रूप में देख सकते हैं। क्या आप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंटेलिजेंट माइंड्स में से एक के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, दुनिया ने जॉन नैश की प्रतिभा को तब देखना शुरू किया जब वो ग्रेजुएट स्कूल में मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ अलग कर रहे थे। कई जीनियसेज की तरह जॉन नैश भी विलक्षण प्रतिभा और एकांत प्रिय थे। उनके पेरेंट्स सोशल रूप से उनके बारे में चिंतित थे। जॉन नैश मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचने के लिए गॉड गिफ्टेड थे। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एकदम नए तरीके से सोचते थे। हैरानी की बात तो यह है कि जॉन ने हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में कोई अच्छा ग्रेड नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने इस बात को नेग्लेक्ट किया कि उन्हें अपना काम लोगों को दिखाना चाहिए। वो किसी भी क्वेश्चन को अपने माइंड में ही सॉल्व करते और उसका उत्तर सिर्फ एक लाइन में लिख देते। लेकिन कॉलेज में उनके प्रोफेसर्स डिफिकल्ट मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के उनके तरीकों को देखकर हैरान हो गए। जॉन मैथ प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से हल कर लेते। कॉलेज में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने अलग अलग मेंटरिंग प्रोफेसर्स के अंडर ग्रुप्स बना रखे थे, पर जॉन नैश ने अकेले रहना पसंद किया, जो किसी को भी पसंद नहीं था। वहीं जॉन नैश को गेम थ्योरी के फादर के रूप में जाने जाने वाले जॉन न्यूमैन के अंडर काम करने का मौका मिल गया। गेम थ्योरी कंपीटिंग प्लेयर्स के बीच ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को मैथमेटिकल मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। नैश ने अपनी थीसिस में न्यूमैन की थ्योरी को एक्सपैंड किया, जिसमें ऐसे नॉन कोऑपरेटिव गेम्स को शामिल किया गया जहां 2 से अधिक खिलाड़ी हो। इस थ्योरी के डेवलपमेंट ने इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में रेलेवेंट बनाया, स्पेशली इकोनॉमिक्स में। मोस्ट इंपोर्टेंटली, गेम थ्योरी में उनके इस कंट्रीब्यूशन ने म्यूचुअल गै की पॉसिबिलिटी के साथ ह्यूमन बिहेवियर को मैथमेटिकली डिटरमाइंड करने की पॉसिबिलिटी की ओर लोगों का ध्यान खींचा। यह नैश इक्विलिब्रियम के रूप में जाना जाने लगा, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद। उनकी थीसिस ने उन्हें मैथमेटिक्स के फील्ड में पहचान दिलाई और उन्हें MIT में जॉब दिलाई, जहां वो अपनी पत्नी एलिसिया से मिले। इसके बाद इस यंग फैमिली के लिए सब कुछ बहुत आशाजनक दिख रहा था। दूसरा पार्ट, लाइफ और करियर में स्ट्रेसफुल टाइम में नैश का सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस। जब नैश 30 वर्ष की एज के करीब पहुंचे, तो वे इस बात को लेकर ज्यादा ही चिंतित रहने लगे कि उन्होंने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया और न ही कोई नई मैथमेटिकल सफलता उन्हें मिली। उनकी ये चिंताएं उन्हें रीमैंज हाइपोथेसिस पर काम करने के लिए कहती, जो कि एक फेमस और हार्ड एंड सोल्व्ड मैथ प्रॉब्लम थी। जब वो अपनी सारी एनर्जी के साथ इस पर काम कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह तब था जब लोगों ने उनके बढ़ते हुए स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस किया। वे अपने कलीग्स पर आरोप लगाते थे कि वे लोग हाइपोथेसिस पर उनके काम को देखने के लिए उनके कचरे को भी चेक करते हैं। उनका यह बिहेवियर कॉमन हो गया था। नैश को लगने लगा था कि एलियंस उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वे पेपर के माध्यम से सीक्रेट मैसेजेस भेज रहे थे। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था वो अंटार्कटिका के सम्राट हैं। इससे यह स्पष्ट था कि नैश सच में कहीं गहरे में थे। नैश की वाइफ एलिसिया के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट तब आता है जब नैश आधी रात को वाशिंगटन DC जाते हैं और वहां दूतावासों को पत्र देकर एक इमिनेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट होने की बात कहते हैं। तब एलिसिया नैश को एक साइकाट्रिक हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि नैश को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया यानी पागलपन की बीमारी है। यह एक प्रकार का मानसिक विकार है। नैश का इलाज किया गया और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने वहां से निकलने के लिए ठीक होने का नाटक किया।
वो अपनी एमिनेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट के दूतावासों को मनाने के लिए यूरोप जाते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है। नैश ने देखा कि उनके इनकम सोर्स के चले जाने और एलिसिया द्वारा तलाक के लिए फाइलिंग के साथ चीजें बदतर हो गईं। थोड़े समय के लिए अपने परिवार के साथ रहने के बाद वह जल्द ही एक इंस्टीट्यूशन में वापस चले गए। तीसरा पार्ट, जॉन नैश की ट्रेजिक स्टोरी तब बदल गई जब उन्होंने एक अनबिलीवेबल रिकवरी की और आखिर में सक्सेसफुल बने। नैश के आसपास के अधिकांश लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे खो दिया, लेकिन घटनाओं के चमत्कारिक मोड़ के बाद वो रिकवर होना शुरू करते हैं। यह धीरे धीरे हुआ, लेकिन सिजोफ्रेनिया कम होने लगा। 1980 के डिकेड के लास्ट तक प्रिंसटन के लोगों ने देखा कि उनका रिसर्च समझ से बाहर होने वाले समीकरणों के बजाय रियल मैथ था। नैश ने खुद कहा था कि उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनके पैरानॉइड थॉट्स अभी भी उन्हें पीड़ा दे रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। नैश के लिए आगे और भी वंडरफुल होने वाला था। फाइनली उन्हें गेम थ्योरी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज के रूप में रिकॉग्निशन मिला। लगभग 30 वर्ष एकेडमिक एजुकेशन से दूर रहने के बाद उन्हें प्रिंसटन में प्रोफेसर बनने का इनविटेशन मिला। उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ को परिवार और दोस्तों के साथ फिर से जोड़ने में बिताया, जिन्हें उन्होंने अलग कर दिया था, और उन्होंने फिर से एलिसिया और उनके रिश्ते को सुधारा। उन्होंने 2001 में दोबारा शादी की और अपना जीवन एक साथ व्यतीत किया। ए ब्यूटीफुल माइंड, व्हाट ए स्टोरी। पढ़ने के लिए एक अद्भुत बुक, स्पेशली अगर आपने मूवी देखी है तो यह बुक आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं मैथमेटिक्स का आनंद लेता हूँ, और मैथमेटिक्स के फील्ड में जॉन नैश के कंट्रीब्यूशन और मेंटल इलनेस के साथ उसके स्ट्रगल के बारे में अधिक जानने का मेरा अट्रैक्शन आखिर तक बना रहता है। मेरे हिसाब से ए ब्यूटीफुल माइंड किसे पढ़नी चाहिए? स्टूडेंट्स को जो कुछ इंस्पिरेशन चाहते हैं, उन लोगों को जो सिजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक बीमारियों के बारे में उत्सुक हैं, और भी कोई जो एक इनक्रेडिबल पर्सन के बारे में अधिक जानना चाहता है जिसने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत योगदान दिया। तो दोस्तों, यह थी ए ब्यूटीफुल माइंड बुक की समरी। आपको यह समरी कैसी लगी? कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। आपको मेरा यह काम अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो और बुक समरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फाइनली दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।